जानी मानी कहानीकार गीता पंडित की कहानी एक शाम फैमिली के नाम सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहले चौपाल हुआ करती थी, लेकिन अब अड्डे होते हैं जहाँ चाय की चुस्की के साथ लोग बैठकर गप्पे मारते हैं और दुनिया जहान की बातें किया करते हैं। ऐसे ही एनसीआर के एक छोटे से पार्क में हर शाम अपने अपने काम से रिटायर होते हुए कुछ लोग ज़िंदगी से रिटायर नहीं होना चाहते, इसलिए नियत समय पर इकट्ठे होकर यहाँ बैठकर रोजाना गपियाते हैं, ठट्ठा मारकर हंसते हैं और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करते हैं। कभी बिना सिर पैर की बातों के भी बहस मुहासिबों में मशगूल हो जाते हैं, जिनका न कोई आदि होता है न अंत। हंसते बोलते, लड़ते झगड़ते, फिर एक दूसरे को मनाते हुए ये सब दुख, पीड़ा, बेबसी और अकेलेपन को ठहाकों में उड़ाते हैं। इनके पास दुनिया भर के विषय हैं, अनगिनत बातें हैं और भी बहुत कुछ है जिसे केवल यहाँ बैठकर इनको सुनकर महसूस किया जा सकता है। हर शाम पार्क की इस जगह का यही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ शाम गुलजार रहती है जो इनके एकाकी होने को बांटती है, इनके भीतर झांकती है, इन्हें सुनती और सुनाती है। मैं इनमें से एक नहीं हूँ, इनकी दोस्त भी नहीं हूँ और न ही इनकी उम्र की, मगर मुझे इनकी बातों में रस मिलता है, इसलिए मैं भी नियत समय पर आती हूँ। अक्सर एक्सरसाइज करते हुए इनसे थोड़ी दूर पर बैठकर इनकी बातों का आनंद उठाती हूँ। ये समझते हैं मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, जबकि वह तो बहाना है। मैं इन्हें सुनने और समझने के लिए ऐसा करती हूँ। क्यों? यह तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हर बात में क्यों ही हो, क्या यह आवश्यक है? कुछ मन चिन्हे कार्य किए बिना बात भी कर लेने चाहिए, केवल स्वयं को खुश रखने के लिए। जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी इनके साथ साथ वही कर रही हूँ। ये सब अनुभवों की खान है। इनके सफ़ेद बाल, चेहरे की तांबई रंगत इनके संघर्ष की कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। यहाँ न जात है न धर्म, केवल इंसानियत है जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। यूँ तो ये 5 हैं, मगर एक आज अनुपस्थित हैं, शायद आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण, जिसे ये चारों मिस कर रहे हैं। कभी किसी समय ये सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, मगर अब रोज़ मिलते मिलाते अच्छे खासे दोस्त बन गए हैं। लीजिए, शाम की बदकही शुरू हो चुकी है। साइलेंस। चुपके से सुनिए मेरे साथ और गर्मा गर्म बहस का मज़ा लीजिए। अरे तौबा तौबा, क्या कह रहे हो गुप्ता जी? इतना परेशान क्यों हो? घोटाले ही तो हैं, ये तो रोज़ की बात हो गए हैं। अखबार पढ़कर या टीवी, इतना डिस्टर्ब होने की क्या है? आखिर किसी का मर्डर तो नहीं हुआ ना? मतलब थोड़ा दूरदेशी से काम लो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ठंडे दिमाग से सोचो जरा, आखिर ये घोटाले क्यों होते हैं? अशोक झा ने कहा। हाँ में हाँ मिलाते हुए शर्मा जी भी बोल पड़े। हाँ गुप्ता जी, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? सीधे सीधे अपनी बात कहो ना। तुम्हें ये पहेलियाँ लग रही हैं? तुम्हें कैसे समझाऊं? ये घोटाले मर्डर से भी अधिक खतरनाक होते हैं, क्या तुम नहीं जानते? इनकी वजह से भीतर ही भीतर जाने कितने लोगों को हमेशा के लिए नींद की गोद में सो जाना पड़ता है। हद है यार, ना समझी की भी। क्या मतलब? अशोक झा ने कहा। अरे क्या यह देश अपना नहीं है? क्या इसमें घटित होने वाली घटनाओं से अपना कोई सरोकार नहीं? क्या इन घोटालों से हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता? हम खाते
इस मिट्टी का है, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। डिस्टर्ब न होंगे तो क्या करेंगे? गुप्ता जी ने झुंझला कर कहा। किसने कहा नहीं है? यह देश हम सबका है। लेकिन यह बताओ जरा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह देश की प्रगति के लिए नहीं है क्या? अच्छा, क्या कभी घोटालों को समझने का प्रयास किया है? एक बार नहीं, बार बार समझने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं इनके असल मंतव्य तक पहुंच पाओगे गुप्ता जी। नहीं तो वही ढाक के 3 पात हाथ में होंगे। और हाँ, डिस्टर्ब होने से क्या होगा? स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, जो इस उम्र में उचित नहीं है। शर्मा जी ने फिर से गुप्ता जी की तरफ देखते हुए कहा। शर्मा जी की बात सुनकर गुप्ता जी गंभीर हो गए और सोचने लगे। तभी साथ में बैठे अशोक झा ने टिहोका मारा। उम्र की बात क्यों करते हो यार? अभी तो वह जवान है। क्यों गुप्ता जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? चलिए छोड़िए भी और चाय पीजिए। यह कोई नई बात नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है। हमारा देश घोटालों का देश घोषित कर देना चाहिए, और यह हमें भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बस आप अपना मूड क्यों बिगाड़ते हो? छोड़ो यार, कोई नई बात करो यार। सही कहते हो शर्मा जी, और भी गम है जमाने में घोटालों के सिवाय, अशोक झा ने हो हाँ हंसते हुए कहा। बात करनी है तो उस स्वयं से विवाह करने वाली गुजराती लड़की पर करो, जो समाज की दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ने पर तुली है, या वो नुपुर जिसने मोहम्मद साहब पर अपने बयान से विदेश तक खलबली मचा दी है, या धर्म बनाम राष्ट्रवाद पर। शर्मा जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन गुप्ता जी अब झल्ला उठे थे, कुछ गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। वे बोले, अरे रहने भी दो, हर एक की अपनी खुशी, जो चाहे करे। मुझे अब किसी पर कोई बात नहीं करनी, कल करेंगे। अच्छा चलो, चाय चाय दो गुप्ता जी को, अशोक झा ने कहा। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर यह चाय ठंडी हो गई। जबकि अशोक, आप जानते हैं ना कि गुप्ता जी गर्मा गर्म चाय पीने के आदी हैं। अशोक झा होठों ही होठों में मुस्कुराए और फिर धीमे से बोले, तभी तो गुप्ता जी गर्मा गर्म विषय भी बटोर लाते हैं बहस के लिए, और इस पार्क की हर शाम सुहानी हो जाती है। कोई मुद्दा तो चाहिए ही बातचीत के लिए। चलिए कोई बात नहीं, गुप्ता जी के लिए दूसरी चाय मंगवा देते हैं। यह कहकर अशोक झा ने उनका कुल्हड़ उठाया और एक बार में सारी चाय पी गया। गुप्ता जी अशोक झा को देखकर मुस्कुराने लगे। वह तो मन ही मन घोटालों के विषय में बड़े मनोयोग से चिंतन मनन में लगे थे, और उंगलियों की पोरों पर चलता हुआ अंगूठा बता रहा था कि वह घोटालों का हिसाब किताब लगा रहे हैं। मगर बीच में ही नए नए विषय आ जाने से उनका ध्यान भंग हो गया और वह असहज सा महसूस करने लगे। तभी अफरीदी मियाँ बोल पड़े, मैं इंटरनेट पर अभी एक मूवी देखकर आ रहा हूँ। इरादा स्कैम विषय पर ही है। अब तो पुरानी हो गई है, लेकिन अच्छी मूवी है, देखना तुम सभी। एक लेबोरेटरी है जिसमें अत्यधिक केमिकल्स के इस्तेमाल के कारण वहाँ के स्थानीय लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं। सत्ता यह सब जानती ही नहीं, बल्कि उसे स्कैम में भी शामिल है। अच्छा, फिर तो ज़रूर देखूंगा, गुप्ता जी बीच में ही बोल पड़े। अफरीदी मियाँ ने फिर बोलना शुरू किया, ज़रूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। सच बात तो यह है कि जनता केवल वोट बैंक है, या वह साधन मात्र है ऐसे घोटालों की भरपाई के लिए। उनके सुख दुख से किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाल यह है कि वे घोटालों की भरपाई के सबसे आसान रास्ते भी खोज लेते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट आदि में इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, जो नौकरी पेशा या आम लोगों की खून पसीने की कमाई होती है। यह तय है कि लगातार घोटाले हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। वसूली तो जनता से ही होनी है।
जनता बेचारी गाय है जिसके दूध का दोहन होना ही होना है। अफरीदी मियाँ देखते नहीं, गुप्ता जी तल्लीन हैं हिसाब किताब में। आप उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अशोक शाह ने फिर से चुटकी ली। गुप्ता जी ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे अशोक की बात उन्हें अच्छी न लगी हो। फिर उसे इग्नोर करते हुए अफरीदी मियाँ से बोले, सही कहते हो अफरीदी मियाँ, घोटाले और दंगे ये सब राजनीति के हथियार बन गए हैं। मेरा हृदय इन दंगों को देखकर पीड़ित होता है और घोटालों पर दुखित और आक्रोशित भी, क्योंकि इन सब से हार तो आम आदमी की ही होती है। उसके ही खून पसीने की कमाई का यह हश्र देखकर मन पीड़ा और शोक से भर जाता है, मगर हम कुछ कर नहीं पाते तो यहाँ पार्क की बेंच पर हर शाम 5 बजे दोस्तों के बीच में मन को हल्का करने के लिए चले आते हैं। बात तब गंभीर हो चली थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गुप्ता जी की तरफ देखकर उन्हें ध्यान से सुनने लगे। और फिर मैं तो अकेला भी हूँ, परिवार में कोई बचा नहीं। दोनों जवान बेटे एक साथ कार में आग लगने से खत्म हो गए। एक बेटे की तो नई नई शादी हुई थी। जब लड़का ही न रहा तो वह लड़की क्या करती? उसे उसके माता पिता ले गए और दूसरा विवाह करवा दिया। मेरी बीवी उनका सदमा न सह सकी तो साल भर बाद वह भी मुझे छोड़कर चली गई। यह कहते कहते अधरोई सी उनकी आवाज़ लरजने लगी। सभी का हृदय एक साथ पिघल उठा। कुछ क्षणों के बाद खामोशी छा गई। उसके बाद एक सामूहिक आवाज़ सुनाई दी, हम हैं ना गुप्ता जी, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, मैं जानता हूँ यह अशोक मुझे कितना भी चिढ़ा ले, मगर उसकी चुटकी में भी प्यार होता है, यह मैं समझता हूँ, इसलिए कभी बुरा नहीं मानता। गुप्ता जी, मैं तो बस यूं ही, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा मन एकदम साफ है। मुझे हंसी मजाक की आदत है तो हो जाता है ऐसा। फिर भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे अगर आपका दिल दुखा हो तो। अरे नहीं झा, माफ़ी वाफ़ी मत मांगो यार, तुम सभी तो मेरी फैमिली हो, वरना तो मैं एकदम अकेला हूँ। अब तक तो मर ही जाता अगर तुम सब ना होते। अफरीदी मियाँ से रहा नहीं गया। वह बोले, यार मरने वरने की बात तो मत करना। तुम अलग तरह से अकेले हो, मैं जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि बहुत मुश्किल से ऐसे जीवित रहना, मगर एक बात याद रखो कि इस उम्र में हम सब अकेले हैं। शर्मा जी परिवार के होते हुए भी अकेले हैं, और यह जो अशोक है ना, यह भी कम अकेला नहीं है। इसका एक ही बेटा है जो अमेरिका में रहता है। इनका वहाँ मन नहीं लगता, इसलिए यहाँ रहते हैं। बीवी को कैंसर है, बस उसकी तीमारदारी में लगे रहते हैं। मन से दुखी और बहुत अकेले हैं, इसलिए यहाँ बैठकर थोड़ी सी चुगलबाजी करके अपने मन को खुश करते रहते हैं। तुम अपनी नहीं कहोगे अफरीदी मियाँ? तुम्हारे दर्द से हम सभी परिचित हैं। बेटी का ब्याह किया, मगर वह ससुराल में न रह सकी। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। साथ में 5 बच्चे हैं जिनके पालन पोषण का जिम्मा आपका ही है। और यही नहीं, खुद को हाई शुगर हाई बीपी भी है। किडनी खराब हो चुकी है, फिर भी दुख है कि क्या मजाल जो चेहरे से झपक जाए। होठों पर सदा मुस्कुराहट रहती है। सच बात तो यह है कि यहाँ हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। हर एक दुखी और व्यथित है, मगर हर शाम ठहाकों में जीने वाले जिंदा दिल इंसान है सारे। सही कहा शर्मा जी आपने। यह कहकर गुप्ता जी अचानक खूब जोर से खिलखिलाए और बोले, छोड़ो ना यार, ये उम्र शुमर और दुख दर्द की बातें, कठपुतलियाँ नहीं बनना है हमें। इसलिए जमकर हंसो, मुस्कुराओ, हर पीड़ा को ठेंगा दिखाते हुए। चलो आज मेरे घर पर एक एक जाम हो जाए। गुप्ता जी की इस बदली हुई तस्वीर को देखकर सब अवाक रह गए। उनकी हंसी इतनी खनकदार थी कि अभी भी जैसे चारों तरफ गूंज रही थी। क्षण भर पहले वह आकंठ दर्द में डूबे हुए थे और अब वह खूब जोर से हंस रहे थे।
कभी सुना था, मगर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया कि जो सबसे अधिक दुखी होता है वह खुलकर हंसता है। लोगों को उसकी हंसी तो सुनाई देती है, लेकिन अतड़ियों को तोड़ता हुआ दर्द नहीं दिखाई देता। जबकि सच तो यह है कि जो सबसे ज़्यादा हंसता है वही भीतर से सबसे अधिक दर्द में डूबा हुआ होता है। हंसी के ठहाके में अपनी पीड़ा को उड़ाने वाले ये सभी शानदार दोस्त हैं और लगभग 8-9 साल से इसी तरह मिलते और बतियाते हैं, एक दूसरे का दुख समझते हैं और बांटते भी हैं। गुप्ता जी के शब्द सुनकर सबने हाँ में सर हिला दिया। उनके निमंत्रण पर सबकी स्वीकृति की मोहर लग चुकी थी। तो उठते हुए गुप्ता जी बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, तैयारी भी तो करनी है तुम सबके लिए। अभी 6 बजे हैं, ठीक 7 बजे हम सब एक साथ हमारे घर पर मिल रहे हैं। अशोक झा ने उन्हें रोकते हुए कहा, गुप्ता जी टेंशन क्यों लेते हो? यहाँ से सीधे एक साथ आपके साथ चलेंगे और तैयारी जो भी करनी है मुझे बता दीजिएगा, मैं कर लूँगा। अरे नहीं अशोक, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं कर लूँगा। ठीक है तो अभी बैठिए थोड़ी देर और। ठीक है तो साथ ही चलेंगे। तभी चाय वाला चाय ले आया और साथ में समोसे और जलेबी भी, जिसे देखकर अशोक झा ने कहा, सबसे पहले गुप्ता सर को दो। अरे मुझे ही पहले क्यों, और फिर मैं सर कब से हो गया? आज तो सर कह लेने दीजिए, आप उम्र में हम सबसे बड़े हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, मगर तुम सबका दोस्त हूँ भाई, वही रहने दो। दोस्ती में उम्र शुम्र का क्या काम? हाँ वह तो सही है, मगर क्या? और यह क्यों कहा तुमने कि आज तो सर कह लेने दो? अशोक झा, शर्मा जी और अफरीदी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू डियर गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आश्चर्य से गुप्ता जी ने उन तीनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, ओह तो तुम सबको मेरा बर्थडे याद है? केवल 8 शब्द बोलने में ही उनकी आवाज़ भर्रा गई। सर हम फैमिली हैं तो कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब आपके साथ चलते हैं, आज की शाम हमारी फैमिली के नाम, अशोक ने कहा और सारे उठकर साथ चलने लगे। गुप्ता जी की चाल में एक गमक थी, मगर आंखों में नमी और दिल बल्लियों उछल रहा था। मैं अभी तक उन सब की बातों का आनंद ले रही थी, मगर आज गुप्ता जी की बर्थडे है यह जानकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं लगभग दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, कॉन्ग्रेट्स सर, थैंक्स ए लॉट, मे आई ज्वाइन यू अंकल? उन चारों ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर गुप्ता जी बोले, तुम ज्वाइन करोगी हमें? ज़रूर, देखिए ना, अनजाने ही सही मैं भी आपकी दोस्त हो गई हूँ। हम हर दिन यहाँ मिलते हैं, हेलो हाय तो होती ही है। दूर बैठी एक्सरसाइज करते हुए मैं आपकी बातों को सुनती रहती हूँ, यानी बिना हिस्सा लिए भी आपकी बातों की भागीदार बनी रहती हूँ। इस तरह मैं भी इस फैमिली की मेंबर हो गई हूँ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आओ, आ जाओ आ जाओ। पहले हम 5 दोस्त थे, अब 6 हो गए, बहुत अच्छे। थैंक्स अंकल। दोस्त मानती हो तो हमें अंकल क्यों, नाम लो या गुप्ता जी कहो। ओके दोस्त अंकल। सबके चेहरे खिल उठे थे, आंखें आह्लादित थीं, चाल की गमक थोड़ा और बढ़ गई थी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।